नमस्कार दोस्तों, अबाउट नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रयोग के बारे में जानेंगे जिसमें मानव और बंदर इन दोनों को मिलाकर एक नया जानवर तैयार करने की कल्पना थी। दोस्तों, हनुमान जी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। हिंदू देवताओं में इनकी काफ़ी पूजा होती है। यह आधे वानर और आधे मानव के रूप में दिखाई देते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही प्रयोग के बारे में जानेंगे जिसमें हनुमान जी जैसे आधे वानर और आधे मानव को बनाया जाना था। इस प्रयोग में क्या क्या चुनौतियाँ आई है, कितनी जाने गई है और महिलाओं को कितनी ज़्यादा परेशानी हुई है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हॉलीवुड की मशहूर मूवी प्लैनेट ऑफ एप्स ये तो आपने देखी ही होगी। वैसा ही एक प्रयोग रशिया के वैज्ञानिक ने 1920 में किया। उसका नाम इवानोव था, जो क्रॉस ब्रीडिंग यानी संकरण के लिए मशहूर थे। 1920 में इवानोव ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए मानव और चिंपांजी का संकरित तैयार करने के लिए, जिसे हम इस वीडियो में ह्यूमांजी का नाम देंगे। ह्यूमांजी मतलब ह्यूमन और चिंपांजी इन दोनों का मिश्रण। इस प्रयोग में कृत्रिम रूप से चिंपांजी महिलाओं में मानव शुक्राणुओं को प्रेरित करना था। इसके अलावा इवानोव ने वानर शुक्राणुओं के साथ महिला मनुष्यों को भी प्रेरित करने की आयोजना की थी। इवानोव को कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। उन्हें कृत्रिम गर्भाधान पर सबसे महान अधिकारियों में से एक कहा जाता है। उन्होंने 1896 में खारकोव विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और 1907 में प्राणी शास्त्र के वह प्रोफेसर बन गए। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इवानोव ने कृत्रिम गर्भाधान में परफेक्ट हो चुके थे और उन्होंने घोड़े के प्रजनन के लिए अपनी स्टडी का उपयोग किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह यह तकनीक से एक स्टालियन मतलब एक नर घोड़ा 500 मादा घोड़ियों को गर्भाधान कर सकता है। यह परिणाम अपने समय में सनसनीखेज थे और इवानोव के लैबोरेटरी को दुनिया के कई हिस्सों से घोड़े के प्रजनकों द्वारा जाना जाता था। उन्होंने जल्दी अपने कौशल्य का उपयोग पशु संकर बनाने के लिए करना शुरू कर दिया। एक जेब्रा और एक गधा यानी जेब्रा डोंकी मतलब जोंकी बन गया। एक माउस और एक गिनिया पिग म्यूनिया पिग बन गया। रैट और माउस एक राउस बन गया। एक मृग और एक गाय एक जुब्रॉन बन गया। हालांकि उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग मानव वानर संकर का उत्पादन करना था। उनके इस प्रयोग को काफ़ी फेमस वैज्ञानिकों ने सपोर्ट किया। इस प्रयोग का मुख्य विरोध 2 या 3 धार्मिक संस्थाओं ने ही किया था। 1920 के दशक के मध्य में प्रोफेसर इवानोव ने अपनी परियोजना शुरू कर दी। उन्हें सोवियत सरकार से फंडिंग में $10,000 मिले। यह पैसे मानव एप संकर बनाने के उद्देश्य से दिए गए थे, जिसमें ह्यूमांजी, चुमांजी, मैनेपांजी के रूप में उन्हें संकर तैयार करने थे। उनकी परियोजना के लिए जो धन दिया गया था वो आज के अनुसार $1 मिलियन से भी ज़्यादा है। पश्चिमी गिनी के एक फ्रांसीसी संस्थान पाश्चर के एक अनुसंधान सुविधा का उपयोग करने के लिए धन प्राप्त करने और अनुमति लेने के साथ उन्होंने अपनी परियोजना शुरू कर दी। इवानोव और उनके बेटे ने फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका के गुनिया में स्थापना की। यह नाव में 1 महीने की लंबी यात्रा थी। जब वे वहां पहुंचे, उनका स्वागत वहां के स्थानिकों ने अच्छी तरह से नहीं किया। इस बायोमेडिकल प्रयोग के काम आने से पहले स्थानीय शिकारी से खरीदे गए लगभग आधे वानरों की मृत्यु हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त उनके पास जो भी वानर थे वो सारे किशोर थे, क्योंकि शिकारी केवल उन शिशुओं को लाए थे जिनकी माताओं को उन्होंने मार डाला था। यह किशोर वानर उनके किसी भी काम के नहीं थे, तो उन्होंने शिकारियों को वयस्क वानर लाने के लिए कहा। अंत में उन्हें 13 वयस्क वानर मिले और वो अपने प्रयोग शुरू करने के लिए तैयार हो गए। काफ़ी कठिनाइयों के बाद अंत में मानव शुक्राणुओं को चिंपांजी की 3 मादाओं में उन्होंने प्रसार किया, जिसमें से कोई भी गर्भवती नहीं हुई। उनकी निराशा बढ़ गई और उन्होंने एक दूसरा प्रयोग करना शुरू किया। अपने अगले प्रयोग के लिए उन्होंने महिलाओं को चिंपांजी शुक्राणुओं के साथ प्रेरित करने की योजना बनाई, जिसमें ह्यूमन महिला यानी मानव महिलाओं में वह चिंपांजी के शुक्राणुओं को प्रेरित करना चाहते थे। हालांकि उन्हें पता था कि कोई भी स्थानीय महिला सहमत नहीं होगी, तो उन्होंने वहाँ के लोकल डॉक्टर्स की हेल्प ली। उन्होंने वहाँ के लोकल महिलाओं के अंदर चिंपांजी के शुक्राणुओं को प्रेरित करने की योजना बनाई और डॉक्टर इसके लिए मान गए। लेकिन जब फ्रेंच गवर्नर को ये बात पता चली तो उन्होंने तभी इस पे रोक लगा दी। निराश होकर इवानोव अपने बेटे के साथ घर के लिए निकल गए। उन्हें एक नई नर्सरी मिली सोवियत रिपब्लिक ऑफ अब्खाजिया में,
20 चिंपांजीज को वहां लाया जा रहा था, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 ही बच पाए। बाकियों की मृत्यु हो चुकी थी यात्रा की खराब स्थिति के दौरान। इवानोव ने नई महिलाओं और चिंपांजीज को फिर से ढूंढना शुरू किया। उन्होंने 5 सोवियत महिलाओं को ढूंढना शुरू किया जो आधे वानर और आधे मानव के बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार थी। 5 महिलाएं खुद से इस काम के लिए आगे आ गई। वहां के स्थानीय जेल से इन महिलाओं को लाया गया था। जब तक इवानोव को आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, तब उन वानरों में से कई वानर की मृत्यु हो चुकी थी। केवल एक ही बच पाया था। एक मात्र वयस्क वानर बच गया था, जिसका नाम टार्ज़न, एक 26 वर्षीय ओरंगुटान जाति का था। जब वह महिलाएं गर्भाधान के लिए तैयार थी, ठीक उसी समय टार्ज़न की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। उन्होंने अफ्रीका को अधिक वानर देने के लिए अनुरोध करते हुए पत्र लिखा। 1930 में और चिंपांजीज लाए गए, लेकिन अब इवानोव के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह वैज्ञानिकों के व्यापक अनुरोध के शिकार हुए और उन्हें कजाकिस्तान में निर्वासित कर दिया गया। साम्यवादी और एक प्रशासनिक कार्यकर्ता ओरेस्ट नेमन ने उन पर आरोप लगाया। इवानोव को कृषि विशेषज्ञों के बीच एक विरोधी संगठन बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया। उन्हें 5 साल जेल की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में कजाकिस्तान में 5 साल के निर्वासन में बदल दिया गया। 2 साल बाद 61 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। इवानोव की परियोजना उस समय एक सनसनी थी और इस पे कई सारी सुर्खियां बनी, पर जब कोई एपमैन नहीं बन पाया तो लोग इस रिसर्च को भूल गए। उसके लगभग 60 साल बाद विद्वानों ने बिखरे हुए पन्नों, नोटबुक्स और मिश्रित सरकारी अभिलेखागार में रखी गई घटनाओं से इस रिसर्च का पुनर्निर्माण किया। इतने वर्षों की जांच के बावजूद भी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आज भी राज बना हुआ है। इनमें से कोई भी दस्तावेज यह नहीं बताता है कि इवानोव ने ऐसा क्यों किया। आज हम जानते हैं कि ये प्रयोग कई कारणों से सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास 46 गुणसूत्र होते हैं और वानरों के पास 48। इसलिए वे भ्रूण बनाने के लिए कभी भी ठीक से जोड़ी नहीं बना सकते हैं। इस कहानी के अंत में हम यह कह सकते हैं कि इवानोव एक विशिष्ट रशियन बुद्धिजीवी था। यहाँ पे मैं यह कहानी को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।